हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी कॉर्नर में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वापस से बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए डेली जीके जीएस का दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पहला देखने वाले हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल दोस्तों आप लोग का 30 क्वेश्चन होगा और आपको कम से कम इसमें 15 सही करने हैं। ठीक है, तो याद रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा, 15 आपको सही करना है। और ये हम लोग डेली जीके जीएस का क्लास स्टार्ट किए हैं। प्रैक्टिस सेट आज हम लोग पहला देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फालतू में समय बर्बाद करके हमें अच्छा नहीं लगता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल आपका दिया गया है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है, यानी जो सूर्य है वह तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं बताइएगा। गैलेक्सी कहते हैं, निहारिका कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं या ब्लैक होल कहते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए और जो है अपना किसका आंसर क्या होगा हमारे बताने से पहले आपको वो टिक कर लेना है ईमानदारी से। ठीक है, और फिर आपका क्या स्कोर रहता है वो कमेंट में बताइए। डेली दोस्तों आप लोग जुड़िए और डेली आप लोग लगाना स्टार्ट कीजिए। आपका जो है पहले से ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट धीरे धीरे देखिएगा कि आप बेहतर होना शुरू हो चुका होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गैलेक्सी बोलते हैं उसको। ठीक है, नहीं याद रहेगा क्या बोलते हैं उसको, तो उसको गैलेक्सी कहा जाता है। यानी कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे हम क्या बोलेंगे, गैलेक्सी बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और सवाल जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा जिसमें फैक्ट होगा वो आपको फैक्ट भी हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आप अपना आंसर लगा सकते हैं। 1920, 1928, 1936 या 1948। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन बी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं 1928 वो करेक्ट लगा रहे हैं ना। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, तीसरा सवाल देखिए। और जो सवाल आपको याद है, ठीक है, वो लास्ट में आपका होगा। मतलब जो सवाल आपको याद है वो तो ठीक है, और जो सवाल याद नहीं है उसको एक अलग कॉपी पेन में मतलब कि एक अलग कॉपी में उसको नोट करते जाइए और उसको याद करने का कोशिश कीजिए डेली का डेली। यानी कि आज का प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ तो जो भी 2 4 10 क्वेश्चन होता है उसको उसी दिन याद कर डालिए, है ना। तो चलिए अगला सवाल आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 68.8%, 74.04%, 80.2% या फिर 72.6%। बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो बिल्कुल मेरे भाई बी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी सही है। ठीक है, यानी कि आपका बी जो ऑप्शन है वो सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर दोस्तों 74.04% थी। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। देखिए अगर इसमें पुरुष का पूछा जाए तो क्या बताइएगा, तो याद रखिएगा अगर पुरुष का पूछा जाए तो 82.16। ठीक है ना, ये हो गया आपका मेल का। और अगर फीमेल का पूछा जाए तो फीमेल का याद रखिएगा 65.46 है ना। 65 पॉइंट यानी 65.46% ये फीमेल का हो जाएगा और ये मेल का। तो ये दोनों भी याद रखिएगा, ये दोनों भी पूछा जाता है। बाकी अभी क्वेश्चन के अनुसार कौन सा आंसर आपका होगा, तो 74.4% ये याद रखिएगा। ठीक ना, ये टोटल पूछा गया है कि भारत की साक्षरता दर क्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार, 74.04% याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं और चौथा सवाल देखिए क्या बोला गया है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध को, या रूसी क्रांति, या स्पेन के गृह युद्ध, या फिर चीन जापान का युद्ध। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, ड्रेस रिहर्सल बताइएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई सी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं, स्पेन का गृह युद्ध, बिल्कुल आप करेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है ना, कब होता है दोस्तों स्पेन का यह गृह युद्ध, तो याद रखिएगा 1936 में होता है और 3 साल ये चलता है, 1939 तक चलता है। ठीक है ना, तो इसी युद्ध को जो स्पेन का गृह युद्ध है इसी को ड्रेस रिहर्सल युद्ध कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ड्रेस रिहर्सल। ठीक ना, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 5वां सवाल देखिए क्या बोला गया है, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे बताइएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो बिल्कुल मेरे भाई सी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं, वीवी गिरी आपका ये जो राइट ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। यानी कि वीवी गिरी जो राष्ट्रपति थे ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। ठीक ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 6वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अच्छा ये हिंदी का सवाल आ गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए लगा लीजिएगा ना। क्षेत्र जो है यह पुल्लिंग है, बाकी रीति क्षमा है ना, क्षमा इसको मतलब कि आप वाक्य के अनुसार सजा करके आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। जैसे क्षमा कर देनी चाहिए है ना, घटना, वहाँ पर एक घटना हो गई तो ये आ रही ना हमेशा, मतलब देख रहे हैं ये स्त्रीलिंग वाक्य से पता चले ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी क्षेत्र
उसने हमारा क्षेत्र जीत लिया, है ना, जीत ली ऐसा तो नहीं होता ना, जीत लिया, तो क्षेत्र क्या है, पुल्लिंग है। तो वैसे तो ये हमारे हिंदी सब्जेक्ट के हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है, एक आध हिंदी आ भी जाते हैं तो दिक्कत आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए अगला सवाल आपका है जीके जीएस का। देखिए सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है बताइएगा, इंदौर में, भोपाल में, रायपुर या फिर पटना में, बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं इंदौर में, है ना। सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है, इंदौर में। तो इंदौर कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में पड़ता है इंदौर, और इंदौर में क्या है, सिरपुर आर्द्र भूमि, ठीक है ना। तो याद रहेगा कहाँ पे है। और इसे एक चीज़ और याद रखिएगा, सिरपुर आर्द्र भूमि जो है दोस्तों, इसे 2022 में रामसर स्थल में घोषित किया गया है, ठीक है ना, रामसर स्थल में इसे शामिल कर लिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा 2022 में। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि सिरपुर आर्द्र भूमि जो इंदौर में है उसे रामसर स्थल में कब शामिल किया गया, तो 2022 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल देखिए 8 नंबर का क्या बोला गया, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था बताइएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो राइट आंसर जो भी बिल्कुल मेरे भाई जो भी फ्रेंड्स ए लगा रहे हैं 1899 वो करेक्ट लगा रहे हैं। कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब होता है दोस्तों, 1899 में होता है, ठीक है ना। ये दोस्तों जो है बंगाली, है ना, बंगाली भाषा के सबसे महान कवियों में गिना जाता है। कौन, तो जीवन आनंद दास, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सवाल कि बंगाली भाषा के सबसे महान कवि कौन है, तो कवि जीवन आनंद दास, ठीक है ना। इसका जन्म कब होता है, 1899 में, और कहाँ होता है, तो कोलकाता में होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। कोलकाता में इनका जन्म होता है, 1899 में होता है, और ये बंगाली भाषा के सबसे महान कवि में जाने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, और 9 नंबर का सवाल की क्या बोला गया है, मानववाद का जनक कौन है बताइएगा, अरस्तु, प्लेटो, फ्रांसिस्को पेट्रोक या सुकरात। तो बिल्कुल मेरे भाई सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं, फ्रांसिस्को पेट्रोक आप करेक्ट लगा रहे हैं। मानववाद का जनक कौन सा हो जाएगा, फ्रांसिस्को पेट्रोक, ठीक ना, याद रखिएगा फ्रांसिस्को पेट्रोक कौन हो जाएंगे, मानववाद के जनक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और 10 सवाल देखिए 10 नंबर का, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं बताइएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन सी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, एकदम करेक्ट आंसर लगा रहे हैं ना। देखिए दोस्तों, ये जो दादा भाई नौरोजी थे ये एक उदारवादी नेता थे, ठीक है ना, और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य है दोस्तों, इसमें चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो ये भी याद रखिएगा, है ना। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सवाल इधर से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी कौन हो जाएंगे, एक उदारवादी नेता, कांग्रेस के ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं, और ये भारत के प्रथम थे, तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और देखिए 11 नंबर का सवाल है, लोटा पहाड़ किस जिला में है बताइएगा, लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है, धनबाद, हजारीबाग, सिंहभूम जिला या फिर रांची। तो बिल्कुल मेरे भाई सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं, सिंहभूम जिला करेक्ट लगा रहे हैं, और ये सिंहभूम जिला कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा झारखंड में पड़ता है कौन, सिंहभूम जिला, और वहाँ पे कौन सा पहाड़ है, लोटा पहाड़ है, याद रखिएगा। लोटा पहाड़ किसके लिए फेमस है दोस्तों, तो यहाँ पे लौह अयस्क का भंडारण काफ़ी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है, तो लौह अयस्क के भंडारण के लिए फेमस है लोटा पहाड़। किस जिला में है, सिंहभूम जिला में, रांची ये हो जाएगा झारखंड में, है ना, झारखंड के सिंहभूम जिला में। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और 12 नंबर का सवाल है, इजी सवाल है दोस्तों, देखिए साइंस का है, गाड़ी के साइड मिरर के में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग 10th क्लास या मेरे ख्याल से 9th से ही पढ़ते आ रहे होंगे। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल मेरे भाई बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं, उत्तल दर्पण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, इजी था। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हमें किस दर्पण का हम उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देखिए 13 नंबर का सवाल, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बताइएगा, हीरा का अपवर्तनांक पूछा गया है, 1.33, 1.52, 2.42 या फिर 3.14। तो बिल्कुल मेरे भाई सी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, आपका 2.42 जो होता है हीरा का अपवर्तनांक होता है, तो याद रखिएगा 2.42, 2.42 है ना, हीरा का अपवर्तनांक, याद रखिएगा। अच्छा, हीरा किसका अपरूप है दोस्तों, ये भी सवाल पूछा जाता है, तो शायद आप लोग को पता होगा हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना, और यह जो है दोस्तों सर्वाधिक कठोर पदार्थ माना जाता है हीरा, ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए इससे रिलेटेड 2-4 टॉपिक आपको लिखा देते हैं, अगर आपके पास कॉपी पेन है, यदि आप तो मेरे ख्याल से लगा ही रहे होंगे, तो लिख लीजिए, नहीं भी लगा रहे हैं तो आप एक कॉपी पेन में लिख लीजिए। देखिए अगर पूछा जाए कि सबसे कठोर पदार्थ, तो आप क्या लगा दीजिएगा, हीरा,
सबसे कठोर, ये पूछा जाता है, ऐसा सवाल पूछा जाता है तो इसीलिए ये टॉपिक आपको लिखा रहे हैं, तो लिख लीजिए इस चीज़ को। सबसे कठोर पदार्थ बोला जाए तो हीरा, सबसे कठोर धातु बोला जाए तो टंगस्टन, ठीक है ना। सबसे कठोर अगर धातु बोला जाए तो, सबसे भारी धातु बोला जाए तब क्या लगाइएगा, तब लगाइएगा ऑस्मियम, है ना। सबसे भारी धातु, अच्छा सबसे हल्की धातु बोला जाए तब लगाइएगा लिथियम, है ना। तब क्या हो जाएगा आपका लिथियम, सबसे हल्की धातु। अच्छा सबसे मुलायम धातु अगर बोला जाए तो तब लगाइएगा सीजियम, है ना। ये आपका तब क्या होगा सीजियम, सबसे अगर हल्की मुलायम धातु बोला जाए तो याद रहेगा। सबसे कठोर पदार्थ अगर बोला जाए, पदार्थ देखिए, सबसे कठोर धातु अलग चीज़ है, सबसे कठोर पदार्थ अलग चीज़ है। तो सबसे कठोर अगर पदार्थ बोला जाए, सवाल पे गौर कीजिएगा, पदार्थ बोला जाए तो हीरा, सबसे कठोर धातु बोला जाए तो टंगस्टन, ठीक ना। सबसे भारी धातु बोला जाए तो क्या हो जाएगा ऑस्मियम, और सबसे हल्की धातु बोला जाए तो लिथियम, और सबसे मुलायम धातु बोला जाए तो सीजियम। तो ये भी याद रखिएगा। इन सभी टॉपिक को आप लिख लीजिए कहीं पे, याद रखिएगा, यानी कि इन सभी क्वेश्चन को, ठीक है ना। टॉपिक नहीं बोल सकते, इसको क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और 14 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है। मैथन डैम किस नदी पर स्थित है बताइएगा, गंगा, कोसी, बराकर नदी या फिर सोन नदी, बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल मेरे भाई सी आपका करेक्ट होगा, बराकर नदी, है ना। मैथन डैम किस नदी पर स्थित है, तो बराकर नदी पर स्थित है। अच्छा ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये भी झारखंड में ही पड़ता है, ठीक है ना। ये भी झारखंड में पड़ता है और ये धनबाद जिले में, ठीक है ना। तो धनबाद जिले में, झारखंड के धनबाद जिले में एक बराकर नदी पड़ता है, मैथन डैम वहीं पर है, ये याद रखिएगा। एक अंडरग्राउंड पावर स्टेशन वाला बांध है, इसे 1948 में दामोदर घाटी परियोजना के तहत विकसित किया गया था। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देखिए 15 नंबर का सवाल क्या बोला गया है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है। 9th-10th क्लास में आप लोग ये भी पढ़े होंगे। तो बताइएगा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए आप किस लेंस यानी कौन से चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, जो चश्मा होगा उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर प्रिज्म। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन यहाँ पे बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं, अवतल लेंस आप करेक्ट लगा रहे हैं ना। अवतल लेंस आपका करेक्ट। अगर देखिए निकट दृष्टि दोष बोला गया तो ये तो याद रख लेना आपको बस, अवतल लेंस, और दूर बोला जाए तो उत्तल लेंस। लेकिन देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, सॉरी देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको निकट की ही वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। अगर दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही है तो उसे हम निकट दृष्टि दोष बोलेंगे, उल्टा होता है। और अगर निकट की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम उससे क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। ये उल्टा होता है, तो याद रखिएगा। आपका भी आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए आपका अवतल लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 16 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था बताइएगा, 1942, 1945, 1946 या 1947। तो बिल्कुल मेरे भाई सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं 1946 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अच्छा कब हुआ था, अगर डेट बोला जाए तो 2 सितंबर याद रखिएगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। नेतृत्व कौन करता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व करता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। यह सरकार 1947 तक जो है अस्तित्व में बना रहा था, तो ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 17 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी बताइएगा। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, 1951, 1958, 1953 या 1950। बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका। तो बिल्कुल मेरे भाई सी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं 1953 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1953 में दोस्तों क्या है, केंद्र सरकार ने जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग को पता होगा फजल अली, है ना। कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली, तो ये भी याद रखिएगा फजल अली, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और देखिए आपका अगला सवाल है 18 नंबर का सवाल क्या बोला गया। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बताइएगा। बिहार में बोला जा रहा है, ठीक ना, बताइएगा। तो तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब या वीर कुंवर सिंह। तो बिल्कुल मेरे भाई 1857 में होता है जो है सैनिक विद्रोह, है ना। 1857 में होता है, उसे सैनिक विद्रोह भी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार से नेतृत्व किसने किया था ये पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल मेरे भाई डी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं वीर कुंवर सिंह, आप करेक्ट लगा रहे हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व में किसने भाग लिया, तो वीर कुंवर सिंह ने, ठीक है ना। डायलॉग भी आप लोग सुने होंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह, तेगवा बहादुर, बंगला में उड़ेला अवीर, है ना। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और 19 नंबर का साइंस का सवाल देखिए क्या बोला गया है। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है बताइएगा। इन चारों ऑप्शनों में आपको फेरस सल्फेट का सूत्र बताना है। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं FeSO4 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। FeSO4 को हम क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं। Fe मतलब लोहा ही होता है, आयरन ही होता है, ठीक ना। तो आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए अगला सवाल,
संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? बताइएगा। ऑप्शन है आपका 42वां संविधान संशोधन, या फिर 44वां संविधान संशोधन, या 46वां, या फिर 50वां संविधान संशोधन। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं आपका करेक्ट आंसर है, ए होगा, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन। देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए होगा, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और 21 नंबर का सवाल देखिए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जॉन लॉक, रूसो, हेरोडोटस या अरस्तु। तो बिल्कुल भाई बी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं रूसो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक बार इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। देखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है दोस्तों, इसे कब प्रकाशित किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा 1762 ईस्वी में, ठीक है ना। 1762 में इसे प्रकाशित किया जाता है। फ्रेंच भाषा में ये पुस्तक लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, फ्रेंच भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है। 1762 में ये प्रकाशित होता है। लिखने वाले कौन है? तो रूसो। और पुस्तक का नाम क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए 22 नंबर का क्या बोला गया है। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होती है। किसने की थी ये आपसे पूछा गया है। तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेक्ट लगा रहे हैं ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका राइट आंसर होगा। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और एक आदमी और थे, उसका भी नाम याद रखिएगा, एंड आनंद मोहन बोस, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा, आनंद मोहन बोस को भी, ठीक है। तो आनंद मोहन बोस अभी आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, तो राइट आंसर सिर्फ क्या लगाइएगा? बी, ठीक ना। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। तो ये याद रखिएगा। इस संगठन का मकसद ये था कि लोगों में राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति वगैरह, है ना, ये सब करना इस जो है संगठन का उद्देश्य था, ठीक है। बाद में यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया, ठीक है। तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और याद रखिएगा आनंद मोहन बोस को भी, ठीक है, दोनों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और अगला सवाल है आपका 23 नंबर का। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। बताइएगा। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। बढ़ते त्वरण के साथ, एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, या फिर घटते त्वरण के साथ। तो बिल्कुल मेरे भाई सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, एक समान त्वरण से, है ना। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो v/t = a, है ना। ये त्वरण हो गया आपका, ये वेग हो गया, और ये आपका समय हो गया, है ना। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए 24 नंबर का क्या बोला गया है। जल का परावैद्युतांक कितना होता है? बताइएगा। ऑप्शन है आपका 60, 70, 80 या फिर 90। तो बिल्कुल मेरे भाई सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, 80, है ना। जल का परावैद्युतांक कितना होता है? तो 80 होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 25 नंबर का सवाल। देखिए क्या बोला गया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइएगा। 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 14 नवंबर 1947। बताइएगा दोस्तों। तो 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश आज़ाद होता है, 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू होता है। तो बाकी ये जो ऑप्शन बचता है आपका ए या फिर डी, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई आपका करेक्ट होगा। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है ना। और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। और ये कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये दिल्ली में होता है। ये तो आप सभी को पता होगा ही, दिल्ली में होता है। और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य अगर बोला जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखिएगा, ठीक है ना। और सभा का अस्थायी अध्यक्ष अगर बोला जाए तो भी कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, है ना। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, है ना। और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा का मांग कर दिया, ठीक है ना। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद होता है। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है कि संविधान लागू होता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 26 नंबर का। देखिए अगला सवाल।
किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? बताइएगा। ऑप्शन है आपका अशोक, बिंबिसार, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। तो बिल्कुल मेरे भाई सी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं, कनिष्क आपका करेक्ट आंसर है ना। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 27 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? बताइएगा। फाहियान था या इत्सिंग था या वेन्त्सांग था या फिर मेगास्थनीज था? तो बिल्कुल मेरे भाई सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं, वेन्त्सांग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वेन्त्सांग भी कहीं पे वेन्त्सांग भी मिलता है ना, आधा तो यहाँ पे लगा रहता है, तो वो आप देख लीजिएगा, एक ही होता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन थे? वेन्त्सांग। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले तो वेन्त्सांग कहाँ के थे? तो चीनी के थे, है ना, चीन के थे, तो चीनी पर्यटक इसलिए नहीं बोल दिया गया। ये कब आया था दोस्तों भारत? तो याद रखिएगा 630 ईसा पूर्व में आता है ना, 630 ईसा पूर्व में ये भारत आता है। 15 वर्षों तक दोस्तों ये भारत में ही रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद ये कब जाता है? तो 645 ईसा पूर्व में ये भारत से वापस जाता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था आने का, है ना, तो ये भी थोड़ा सा समझने वाली बात होता है। तो यह दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध संगीति को एकत्र करके ले जाने के लिए ये आया था, है ना। तो ये भी इनका, ये क्या था, इनका मकसद था, ठीक है ना। इसका भ्रमण यानी कि पूरा जो जितने भी देश में ये इन्होंने भ्रमण किया, इनका भ्रमण वृत्तांत, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है CU की, याद रखिएगा। थोड़ा सा हम पुस्तक का नाम यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए CU और की, याद रखिएगा। ये पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक वेन्त्सांग है। इन्होंने ही लिखा, इस पुस्तक को लिखा है। 138 देशों का विवरण इस पुस्तक में मिलता है दोस्तों, है ना। 138 देशों का विवरण है इस पुस्तक में। इसका जो वेन्त्सांग जो भारत वगैरह आया था, इसका भी वृत्तांत आपको कहाँ पे मिलेगा? इस पुस्तक में मिल जाएगा। तो CU की नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इनके लेखक कौन है? तो वेन्त्सांग, ये भी याद रखिएगा। CU की किनकी पुस्तक? वेन्त्सांग, याद रखिए, पूछा गया सवाल, इसीलिए आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 28 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है। कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है? बताइएगा। गया, मुजफ्फरपुर, पटना या फिर भागलपुर? तो बिल्कुल मेरे भाई सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं, पटना करेक्ट लगा रहे हैं ना। कुम्हरार महल बिहार के पटना जिले में स्थित है, ठीक है। ये क्यों फेमस है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह एक बलुआ पत्थर से बना है ना, पत्थर भी कई प्रकार का होता है, तो बलुआ पत्थर से बना हुआ 80 स्तंभों का महल है ये, इसीलिए ये फेमस है। तो कुम्हरार महल कहाँ पड़ता है? तो हमारे बिहार में, और बिहार के ये पटना जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा ये कितना दोस्तों? 80, है ना। बलुआ पत्थर से बना हुआ 80 स्तंभों का महल है, कहाँ पे है? पटना में, याद रखिएगा। कुम्हरार महल इनका नाम है। देखिए अगला सवाल देखिए 29 नंबर का। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? देखिए सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन या फिर वैशेषिक दर्शन? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल मेरे भाई डी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, वैशेषिक दर्शन, है ना। वैशेषिक दर्शन, आप देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले भारत में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन अगर पूछा जाए किसने किया, तो याद रखिएगा महर्षि कणाद, है ना। महर्षि कणाद करते हैं भारत में सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन। और ये जो महर्षि कणाद थे दोस्तों, ये वैशेषिक दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे, ठीक है ना। ये कौन थे? तो ये जो महर्षि कणाद हैं दोस्तों, ये वैशेषिक दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन शास्त्र ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यही तो सवाल पूछा गया है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो याद रखिएगा वैशेषिक दर्शन, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। सवाल को थोड़ा सा घुमा करके पूछा है। देखिए आपका आखिरी सवाल है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी थी? बताइएगा। नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? ऑप्शन दिया गया है आपका चौरी चौरा घटना। देखिए चौरा चौरी भी कई लोग बोल देता है, तो याद रखिएगा उल्टा होता है, पहले चौरी होता है। चौरी चौरा घटना, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, या फिर जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में, या फिर सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उसकी क्रूरता दमन में। तो बिल्कुल मेरे भाई राइट आंसर जो है फ्रेंड्स, बिल्कुल सी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, जलियांवाला बाग घटना के जो है विरोध में, ठीक है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान क्या हुआ? उस उपाधि को त्याग दिया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बाय द वे दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका टोटल 30 में से कितना सही हुआ उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, कि सर आज मेरा इतना सही हुआ। और डेली जुड़िए दोस्तों, बताए थे ना शुरुआत में भी कि अगर आपको जो सवाल याद नहीं है उसको आप कॉपी पेन पे कहीं पे
लिख लीजिए, है ना, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लिख लीजिए। और लिखने से क्या होगा कि कई सवाल रिपीटेड होते हैं, है ना, कई सवाल रिपीट हो जाता है। जो सेट आप से लगवा रहे हैं जिस बुक से, उस बुक का यही खासियत है दोस्तों कि इसमें जो अगला सेट देता है वह पिछले सेट से कई सवाल रिपीटेड होते हैं, ताकि आपको क्या होता है, पिछला सवाल रिवीजन होते जाता है, याद होते जाता है। इसलिए दोस्तों जितना क्वेश्चंस आपको याद है वो तो ठीक है, जो याद नहीं है उसे कॉपी पे लिखिए, ठीक है ना, और उसको उसी दिन याद कर डालिए, ठीक है ना। ज़्यादा तो होता नहीं, टोटल 30 सवाल, उसमें से 2 4 10 को 15 को 20 को तो आपको आता ही होगा। बाकी 10-15 जो आपको नहीं आते हैं उनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपका कितना सही हुआ। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल यानी कि कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।